हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आइए आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं बाग, मकबरे और किले के बारे में बात करेंगे। जब हम बात करते हैं बाग, बाग का मतलब होता है बगीचा या गार्डन। मकबरे और किले की बात करते हैं तो ये सभी चीजें मुगल के काल में, मतलब मुगल के शासन में बड़े स्केल पर बनाए गए। इस प्रकार के बनाए गए स्मारकों और इस प्रकार के बनाए गए किलों का मुख्य उद्देश्य था केवल और केवल मुगलों की वास्तुकला और उसके अधीनता को बढ़ावा देना था। इसके लिए इसे बड़े स्केल पर बनाया गया। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और विशेष रूप से शाहजहां साहित्य, कला, वास्तुकला में व्यक्तिगत रुचि लेते थे। अब व्यक्तिगत रुचि का मतलब ये होता है कि ये राजा ऐसे राजा थे जिन लोगों ने साहित्य को, कला को और वास्तुकला को बढ़ावा देने में खुद जा कर के देखना, समझना, उसे फॉलो करना, लोगों तक पहुंचाना, ऐसे कई सारे काम वह खुद ही अपनी निगरानी में किया करते थे। कहता है अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उसके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। मतलब ये हुआ कि बाबर ने बताया कि हमें किस प्रकार से अपने बागों को बनाना है, मतलब कि अपने बगीचों को बनाना है। अपने बगीचों को बनाने के लिए उसकी संरचना किस प्रकार से होनी चाहिए, इसके साथ वो कितना बड़ा होना चाहिए, मतलब कितने बड़े क्षेत्रों में फैला होना चाहिए, इसमें किस जाति के प्रजाति के पौधे होंगे। ऐसे कुछ चीज़ों के बारे में उसने खुद अपनी बारे में सोचा और बताने का काम चालू किया। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों के द्वारा चारों भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो, इस पिक्चर में एक जगह को चार भागों में बांट दिया गया और यहाँ पर पानी का एक नलकूप बनाया गया है जिससे इसकी सिंचाई का काम होता है। कहता है औपचारिक बागों की योजनाएं और उनके बनाने और खाका तैयार करने में बाबर ने अपनी रुचि का वर्णन किया है। मतलब बाबर बताता है कि किस प्रकार से इसकी स्थिति होनी चाहिए, योजना बननी चाहिए, खाका तैयार होना चाहिए, ऐसे कई सारी चीजों के बारे में वह खुद ही बताने का काम चालू करता है। क्लास इसमें क्या कहता है, क्या कहता है कि चार समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये चार भाग कहलाते थे। जैसे कि आप देख रहे हो कि इसमें जो चार चार खामे हैं ये चारों बराबर बराबर हिस्सों में बांटा गया है। इसीलिए इस समय के जितने भी बगीचे होते हैं हम उन्हें चार बाग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? चार बाग के नाम से जानते हैं। यहाँ पे कहता है कि चार बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय से शुरू होती है। कुछ सर्वाधिक सुंदर चार बागों में कहाँ कहाँ पर है? तो वो चार बाग हमारे भारत में सबसे पहले कश्मीर में मिलता है, दूसरा आगरा में, तीसरा दिल्ली में। जहांगीर और शाहजहां ने इसे बड़े स्केल पर बनाने का काम चालू किया था। मतलब ये हुआ कि इसे बड़े स्केल पर भारत के अंदर देखा जाए तो किन लोगों ने बनाया? तो जहांगीर ने, शाहजहां ने और अकबर ने खास करके इस प्रकार के चार बाग को बनाने का काम चालू किया। ठीक है लास्ट। आगे कहता है अकबर के शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तुकलात्मक नवाचार हुए। मतलब वास्तुकला के क्षेत्र में नए नए आविष्कार देखने को मिल जाते हैं। इनकी प्रेरणा अकबर के वास्तुलिपियों शिल्पियों ने उनके मध्य एशियाई पूर्वज तैमूर के मकबरे से ली। मतलब कि अकबर या फिर कह सकते हो मुगलों के बारे में। तो मुगलों के अंदर जो नई प्रकार की वास्तुकला आई, ये वास्तुकला उनके पास कहाँ से आई? तो ये वास्तुकला उनके पास जो आती है वो आती है आपकी मध्य एशिया, जिसे हम कहते हैं क्या, जिसे हम यहाँ पर एक नाम दिया गया। देखो यहाँ पे लिखा गया है क्या, तैमूर के वंशजों से आती है। और इसके साथ साथ ये मध्य एशिया से बड़े स्केल पर देखने को मिल जाती है। कहता है हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखने वाला केंद्रीय गुंबद और ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूपों में से एक माना जाता है। जैसा कि आप ये जो देख रहे हो, ये ऊपर जो दिखाई पड़ रहा है गुंबद, ये गुंबद इससे पहले के टाइम में, अर्थात मुगलों से पहले के समय के जितने भी राजा हुआ करते थे, खास करके इस्लामिक राजा, उनके इस प्रकार के घरों में
आपको गुंबद देखने को नहीं मिलते थे। इन्हीं के समय में आकर के जो बड़े बड़े दरवाजे बनाए गए थे, इस प्रकार के बड़े बनाए गए दरवाजे का प्रचलन मुगलों के समय में ही खास करके देखा जाए तो उसके समय में तो ये मिलता है आपको हुमायूं के समय में देखने को मिल जाता है। कहता है कि यह मकबरा एक विशाल औपचारिक चार बाग के मध्य में स्थित है। चार बाग मतलब जो चारों पर हमने देखा बाग, इन चारों बागों के बीच में इस प्रकार के मकबरे बनाए गए थे। इसका निर्माण 8 स्वर्गों अथवा हस्त विशिष्ट की परंपरा में हुआ था। मतलब कि इसे बनाने के लिए जिस परंपरा का इस्तेमाल किया गया उसे 8 स्वर्ग के नाम से जानते हैं, जिसमें एक केंद्रीय कक्ष 8 कमरों से घिरा हुआ करता था। मतलब कि बीच में एक हॉल रहेगा और चारों तरफ आपके पास 8 कमरे देखने को मिल जाएंगे। इस इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थर रेड स्टोन से किया गया तथा इसके किनारे सफेद संगमरमर से बनाए गए थे। जैसे कि आप जितना भी देख रहे हो साइड साइड का हिस्सा, ये साइड साइड का हिस्सा जो था वह संगमरमर लगाया गया ताकि इसमें एक नया डिजाइन आ सके। कहता है कि काबुल में चारबाग का खाका बनाते अकबावर की 1590 की एक चित्रकारी दिखाई गई है। जैसा कि आप ये देख सकते हो ऊपर चित्रकारी, ये बाबर का ही चित्रकारी है। इसमें कहता है कि कैसे रास्ते पर एक दूसरे को काटती नहरें चारबाग योजना की विशेषता बताती है। मतलब कह रहा है कि इस समय जितने भी चार बाग हुआ करते थे उन चार बागों की खास विशेषता ये थी कि नहरें आपस में एक दूसरे को चौराहे पर काटने का काम करती है, चौराहे पर अर्थात 90 डिग्री पे काटने का काम करती है क्लास, यही इसकी खास बात होती है। यहाँ पर आप जो ये देख रहे हो इसे कहते हैं दीवाने आम कहते हैं, मतलब कि आम लोगों के मिलने की सभा कहते हैं। इसका निर्माण 1648 ईस्वी में पूरा किया गया था और ये दिल्ली में लाल किला में अभी भी देखने को मिल जाएगा। कहता है शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक विशाल सद्भावपूर्ण संश्लेषण में मिला दिखाई देता है। शाहजहां के शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, मतलब कि लगातार निर्माण का काम चलता रहा, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। मतलब कि शाहजहां के शासनकाल में जो नए नए निर्माण के काम किए गए थे, ये निर्माण के काम दो जगह पे किए जाते हैं। पहला किया जाता है आगरा में और दूसरा किया जाता है दिल्ली में। इसीलिए ज्यादातर दिल्ली और आगरा के अंदर बड़े बड़े आपको वास्तुकला के पुरातत्व दिखाई पड़ेंगे। कहता है सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह कक्ष दीवाने खास दीवाने आम की योजना बहुत ही सावधानी पूर्वक बनाई गई। आप यदि दिल्ली के नई दिल्ली में जाएंगे, ये जो आप देख रहे हो दीवाने आम या दीवाने खास, ये बीचों बीच बनाया गया है ताकि यहाँ पर हर एक व्यक्ति को आने जाने की सुविधा मिल सके और वो राजा से अपनी बातों को मुलतवी कर सके या फिर सामने रख सके। कहता है कि एक विशाल आंगन में स्थित ये दरबार चिहिल सुतुन या 40 खंभों के इस सभा भवन भी कहलाता है, क्योंकि इसके बनाने के लिए 40 खंभे लगाए गए हैं। 40 खंभों के अंदर इसे बनाया गया है। यदि आपको कभी मौका मिले तो आप जाके देखिए, इस प्रकार के जो खंभे बनाए गए हैं इसमें 40 खंभे बनाए गए हैं, जो बहुत ही बड़े स्केल पर फैला हुआ है और देखने में काफी खूबसूरत देखने को मिलता है। कहता शाहजहां के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनाए गए थे। उनका सिंहासन जिस मंच पर रखा था उसे प्राय किबला या नवाज के दौरान मुसलमानों के सामने की दिशा कहा जाता है, मतलब पश्चिम की दिशा कहा जाता है, क्योंकि जिस समय दरबार चलता था उस समय प्रत्येक व्यक्ति उस और मुंह करके बैठता था। इस वास्तुकलात्मक अभिलक्षणों का एक और इशारा ये भी था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि था, इसीलिए उसको सामने बनाया गया और ये जो बनाया गया था वो वेस्ट में बनाया गया था, अर्थात पश्चिम दिशा की ओर बनाया गया था। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले के अपने नवनिर्मित दरबार में राजकीय न्याय, मतलब कि उसने यहाँ पर जस्टिस सिस्टम को इंस्टॉल किया। शाही दरबार के अंतर संबंध पर बल दिया, मतलब कि दरबार के अंदर जितने भी शाही लोग होंगे उनके बीच में संबंधों को बढ़ावा देने पर बल दिया गया। बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरादूरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता अफ्रिसियस को बीना बजाते हुए चित्रित किया गया था। आपको देखता है जैसे कि आप जो पीछे देख रहे हो, ये जो आप पीछे देख रहे हो, पीछे का जो भवन है ये वाला हिस्सा, इसी में इसको दिखाया गया है। इसका जो मेन पर्पस था वह हिंदू धर्म के प्रभाव को, हिंदू धर्म के
चरित्र को, संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किया गया। ऐसा माना जाता था कि अफिसियस का संगीत आक्रामक जानवरों को भी शांत कर देता है और वे शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगता है। शाहजहां के सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण यह सूचित करता था कि न्याय करते समय राजा ऊंचे और निम्न सभी प्रकार के लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा और सभी सद्भाव के साथ रह सकेंगे। मतलब कि न्याय ऐसा हो जिसमें हर एक व्यक्ति को किसी भी प्रकार पर भेदभाव देखने को ना मिले। इस प्रकार के न्याय की व्यवस्था को इनके द्वारा बढ़ावा दिया गया। शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहां की राजधानी आगरा थी। इस शहर में विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तटों पर करवाया था। इसका निर्माण चार बाग की रचना के ही समान औपचारिक बागों के बीच में हुआ था। चार बाग की योजना के अंतर्गत अन्य तरह के बाग भी, जिन्हें इतिहासकार नदी तट बाग कहते हैं, देखने को मिल जाता है। ये नदी तट बाग का मतलब होता है ऐसे बाग जो नदियों के किनारे देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आपका ताजमहल। यदि आप ताजमहल की बात करते हैं तो ताजमहल भी चार बाग के बीच में ही बनाया गया है, लेकिन ये चार बाग जो है वह नदियों के किनारे बनाया गया है, इसलिए इसे नदी तट बाग भी कहते हैं। इस तरह के बाग में निवास स्थान चार बाग के बीच में स्थित ना होकर के नदी तट के पास बाग के बिल्कुल किनारे पर स्थित होता है। जैसे कि ये हमारा बाग है तो इसके किनारे पर स्थित होगा, जैसे कि लाल किला भी, आपका ताजमहल भी, और ऐसे साथ जितने भी हैं सभी इसी प्रकार से बनाए गए हैं। शाहजहां ने अपने शासन की भव्यात्मक वास्तुकलात्मक उपलब्धि ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग की योजना बनाई थी। तो जो ताजमहल बनाया गया था, ये ताजमहल नदी के किनारे बनाया गया। ये आप देखेंगे तो ये जो आप दिखाई पड़ रहा है, ये आपके चार बाग का ही नक्शा दिखाई पड़ता है, चार बाग को ही बताने का काम करता है। ये सफेद संगमरमर का मकवरी नदी तट के एक चबूतरे पर तथा बाग इसके दक्षिणी भाग में बनाया गया। नदी पर सभी अभिजातों की पहुंच पर नियंत्रण हेतु शाहजहां ने इस वास्तुकलात्मक रूप को विकसित किया। मतलब कि शाहजहां के द्वारा ही ये पद्धति आई कि अब जो मकबरा बनेगा वो चार बाग के बीचों बीच नहीं बल्कि किनारे पर बनाया जाएगा। दिल्ली में शाहजहानाबाद में उसने जो नया शहर निर्मित करवाया था उसमें शाही महल नदी के किनारे स्थित था। केवल विशिष्ट कृपा प्राप्ति अभिजातों, जैसे कि उसके बड़े बेटे दारा सिको को ही नदियों के, थोड़ा सा पहले पढ़ लेते फिर दिखाऊंगा आप लोग को, नदियों तक पहुंच मिली। अन्य सभी को अपने घरों का निर्माण यमुना नदी से दूर शहर में करवाना पड़ता था। जैसे कि यदि आप देखोगे तो आइए हम थोड़ा सा इस मैप को देखने का काम करते हैं। ये रहा आपका यमुना नदी। तो ये जो आप देख रहे हो किला, ये जो पूरा आपको किला दिखाई पड़ रहा है, ये किला इसी से जुड़ा हुआ था। यदि आप थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे, देखो ताजमहल, ताजमहल जो बनाया गया है वो भी कैसे बनाया गया है, तो नदियों के किनारे बनाया गया है। कहता है कि नक्शे में आगरा की नदी तट बाग शहर का पुनर्कल्पित दृश्य है। ध्यान दें कि कैसे यमुना के दोनों तटों पर अभिजात वर्ग महल स्थित है। इस साइड भी है, इस साइड भी है। ताजमहल बाईं ओर है। चित्र 15 में दी गई दिल्ली शाहजहानाबाद की योजना की तुलना आगरा की योजना से किया गया है। यदि आप देखेंगे तो ये जो बनाया गया है ये आगरा का है, ये जो आप देख रहे हैं ये दिल्ली का है। आइए पढ़ते हैं इसमें क्या बताया गया है। 1850 का शाहजहानाबाद का एक नक्शा है। बादशाह का निवास कहाँ है? शहर काफी घना बसा हुआ लगता है, लेकिन क्या आपको यहाँ कई बड़े बाग दिखाई पड़ते हैं? क्या आप मुख्य मार्ग व जामी मस्जिद ढूंढ सकते हैं? जो आज के टाइम में हम दिल्ली का नक्शा देखते हैं, नॉर्थ दिल्ली का नक्शा, वो खास करके आपको पता होना चाहिए वो यमुना नदी के किनारे ही बनाया गया, ताकि वहां पर इस प्रकार के चार बाग जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था को बढ़ावा दिया जा सके। यदि आप देखेंगे तो इसमें आपको जो दिखाई पड़ रहा है ये वाला हिस्सा, यही हिस्सा आप समझ सकते हैं कि ये राजा का दरबार हुआ करता था। यहाँ पे कहता है कि इसी प्रकार से आप नदियों के आसपास बड़े स्केल पर चार बाग को बनाया गया, और ये चार बाग कहीं ना कहीं मुगलों के शासन व्यवस्था को, न्याय प्रणाली को बड़े स्केल पर स्थापित करने की बात चालू करता है क्लास। तो आइए आज हम इसके लास्ट अभी पढ़ ही लेते हैं, क्योंकि बस इतना ही बचा हुआ है हमारे पास। कहता है क्षेत्र और साम्राज्य। कहता है 18th सेंचुरी, सॉरी 8वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी, मतलब कि 8वीं से लेकर के 18वीं के बीच में बात करता है। जब निर्माण संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच
विचारों का भी पर्याप्त आदान प्रदान हुआ। एक क्षेत्र की परंपरा दूसरे क्षेत्र द्वारा अपनाई गई। उदाहरण के लिए विजयनगर में राजाओं की गजशाला, गजशाला मतलब होता है हाथियों को रखने की जगह, पर बीजापुर और गोलकुंडा जैसे आसपास के सुल्तानों की वास्तुकलात्मक शैली का बहुत प्रभाव पड़ा। इसलिए जहां जहां पर हाथी को रखा गया उसकी जगह पर वहां पे जो घर बनाए गए थे वह घर मुगलों के पद्धति के आधार पर बनाए गए थे। चार बाग पद्धति के आधार पर बनाया गया था। कहता है कि मथुरा के निकट स्थित वृंदावन में बने मंदिरों की वास्तुकलात्मक शैली फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों से मिलती जुलती है। मतलब कि फतेहपुर सीकरी में जो महल बनाए गए थे उसी टाइप के महल आपको कहाँ मिलते हैं, तो वो मिल जाते हैं आपको मथुरा में देखने को मिल जाते हैं। कहता है क्या, कहता है विशाल साम्राज्यों के निर्माण ने विभिन्न क्षेत्रों को उनके शासन के अधीन ला दिया। इससे कलात्मक रूप से वास्तुकलात्मक शैली का पर संचेचन पर संचेतन देखने को मिलता है, इसमें मदद मिलती है। और मुगल शासक अपने भवनों के निर्माण में कई क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली को अपनाने में विशेष रूप से दक्ष थे। मतलब भारत की बात करते हैं तो भारत में आपको इंडो और ग्रीक, ये दो प्रकार के आपको कल्चर मिल जाते हैं। लेकिन भारत के और अलग अलग हिस्से जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, यहाँ से भी इन लोगों ने कल्चर को उठाया और अपने महलों में निर्माण करना चालू कर दिया। उदाहरण के लिए बंगाल में स्थानीय शासकों ने छप्पर की झोपड़ी के सामने दिखाने वाले छत का निर्माण करवाया। जैसे कि आज हम कहते हैं ना कि हमारा छज्जा है, ये बैल्कनी है, इसका बनाने का काम जो किया गया था वो मुगलों द्वारा ही किया गया था। मुगलों का ये बंगला गुम्बद इतना पसंद आया कि उन्होंने अपनी वास्तुकला का इसका निर्माण किया। अन्य भवन अन्य क्षेत्रों का प्रभाव भी स्पष्ट था। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी के कई इमारतों पर गुजरात और मालवा की वास्तुकला की शैलियां दिखाई पड़ जाती है। जैसे कि यदि आप देखेंगे तो आपको यदि जाके देखने को कहीं मौका मिले तो जरूर जाके देखिए, आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। जैसे कि आप जो देख रहे हैं ना हिस्सा, ये हिस्सा इतना पसंद आया कि बाद में जाकर के मुगलों ने इसे अपना लिया। 18वीं शताब्दी की यदि बात करते हैं तो मुगल शासकों की सत्ता में धूमिल हो गई थी, और हो जाने के बाद उनके आश्रय में विकसित वास्तुकलात्मक शैली निरंतर प्रयोग में रही। और अन्य शासकों ने जब भी स्वयं के राज्य स्थापित करने के प्रयास किए इस शैली को अपनाया गया। मतलब ये कहता है कि मुगलों के द्वारा इसको स्थापित किया गया, लेकिन मुगल तो खत्म हो गए। मुगलों के खत्म होने के बाद जो भी राजा आए उन राजाओं ने इसे बढ़ावा दिया, अपनाने का काम किया और लोगों तक पहुंचाने का काम इसे चालू किया। इसीलिए आज भी इस प्रकार के कला बड़े स्केल पर देखने को मिल जाते हैं। तो क्लास इसी के साथ हमारा आज का चैप्टर टॉपिक खत्म होता है और चैप्टर भी खत्म होता है। ये कैसा लगा जरूर बताइए और वीडियो को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद क्लास।